Yes, good morning all of you. We are from Raisen Public School and today we are starting class 8th from chapter number 5, our national goals, and it is divided into two parts. One is the achievement of national goals and another one is the democracy and citizens. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि यदि एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र के क्या अपने गोल्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास अपना गोल्स होता है कि भाई हमको बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है, बहुत अच्छे अंक एग्जाम में लेकर आना है। ठीक वैसे ही राष्ट्र भी अपने कुछ गोल्स निर्धारित करता है और उन्हीं गोल्स के अनुरूप जो है वो फिर आगे काम करता है और उन उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए पूरे प्रयास किए जाते हैं जो एक राष्ट्र के लिए पॉसिबल्स हुआ करते हैं। ठीक है, तो आज आज हम इन्हीं नेशनल गोल्स के बारे में, जैसे हमारे गोल्स होते हैं और हम अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश लगा देते हैं, वैसे राष्ट्र अपने गोल्स को निर्धारित करता है और उनको पूरा करने के लिए भी पूरी कोशिश है वो करता है। चलिए, हाँ, हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। व्हाट आर नेशनल गोल्स? जब हम राष्ट्रीय गोल्स की बात करते हैं या हम अपने राष्ट्र के गोल्स या उनके जो लक्ष्य हैं उनके निर्धारण की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, आज हमको ये इसको समझना है। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग जब भारत जो है स्वतंत्र हो गया, तो इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी एक प्लानिंग थी। द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट अब बन चुकी थी इन मार्च 1950 में। कब? 1950 में इंडिया की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बन चुकी थी, उसने एक प्लानिंग कमीशन के दर सेट करके उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए। ठीक है, और उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग उन्होंने राष्ट्र के गोल्स को निर्धारित किया। यदि एक राष्ट्र है तो उसमें वो किस तरह से अपने आप को डेवलप कर सकता है, किस तरह से अपने आप को वो ग्रो कर सकता है, इसके लिए उन्होंने कुछ गोल्स तैयार किए। तो यदि हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द नेशनल गोल्स, तो क्या क्या आंसर होगा उसका? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या है ये? गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव्स हैं। कैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू प्रमोट ए रैपिड राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल। जो लोग रह रहे हैं उनके स्टैंडर्ड में तेजी से बढ़ोतरी हो जाए, उनका स्टैंडर्ड पहले से और बेहतर बन जाए और अच्छा उनका लिविंग स्टैंडर्ड बन जाए। इसको हम कहते हैं राष्ट्र के गोल। अब वो गोल्स जो है कौन कौन से हो सकते हैं, इस स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, वो अलग अलग हम छोटे छोटे गोल्स को तैयार करेंगे ताकि ताकि एक राष्ट्र जो है वो एक उन्नत स्थिति में पहुंचे, वहां के लोगों की स्थितियां अच्छी हो, कोई गरीब ना हो, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम्स ना हो। इसको करने के लिए जो भी गोल्स तैयार किए जाते हैं, उन्हीं गोल्स को हम राष्ट्रीय गोल कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लक्ष्य जो एक राष्ट्र को उन्नत बना दें, उन लक्ष्यों को हम राष्ट्रीय लक्ष्य या फिर नेशनल गोल्स कहते हैं। By the efficient exploitation of the resources of the country, increasing production and offering opportunities to all for the employment in the service of the community। हम यहाँ पर ऐसा ऐसा कहना चाहते हैं कि एक कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। रिसोर्सेज फालतू नहीं पड़े होना चाहिए, नहीं तो वहीं पर पड़े पड़े ही बेकार नहीं होने। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होना चाहिए, उसका प्रॉपर प्रोडक्शन होना चाहिए और लोगों को ऑफर मिलना चाहिए कि वो नए नए काम कर सकें, उनको नया 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 जो है जॉब्स मिल सके, उनको प्रॉपर सर्विसेज मिल सकें। तो इस तरह से हम इन्हीं सब के आधार पर हम नेशनल गोल्स को तैयार किया करते हैं। हम यहाँ से थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। हाँ, देखिए, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। यदि हम नेशनल गोल्स तैयार कर रहे हैं तो हमारे नॉर्मल ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए? टू डील विद द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मींस कुछ इस तरह के गोल्स होना चाहिए जिससे कि लोगों की इनकम बढ़ जाए, वो धनी हो जाएं, उन कोई गरीब ना हो। एक पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है गवर्नमेंट एक्टिविज्म required for society desirable activities with available resources and foreign exchange। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फॉरेन एक्सचेंज भी करे और साथ में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं
उनसे जो भी चीजें पॉसिबल हो सके वो एक्टिविटीज वो करवाए, डिजायरेबल एक्टिविटीज होना चाहिए, ताकि जो है जो राष्ट्र है वो अपने आप को उन्नत कर सके। गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ में गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करें, ताकि राष्ट्र अपने आप में प्रॉपर तरीके से डेवलप हो सके, प्रॉपर तरीके से अपने आप को पूरी चीजों को फैसिलिटेट करवा सके, ताकि उसके प्रॉपर जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो सके। एक और यहाँ पर है दैट इज बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, मींस एक ऐसा ना हो कि एक जगह का अकेला डेवलपमेंट हो गया, बाकी जगह जो है वो पिछड़ी रह गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मींस जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो वो इस तरह की पॉलिसी होना चाहिए कि उस पूरे के पूरे रीजन का डेवलपमेंट हो जाए। हाँ ओके, देखिए हम थोड़ा आगे देखते हैं। हम बात कर रहे हैं गोल्स की, अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, और क्या गोल्स होना चाहिए? एम्स टू ब्रिंग डाउन MMR मींस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो मदर्स जो होती हैं वो मर जाया करती हैं, ठीक है, तो मदर्स नॉर्मली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उनकी डेथ हो जाया करती है, ठीक है, तो हमें ये चाहिए कि वो मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए। 1/1000 लाइव वर्थ द एंड ऑफ द प्लान पीरियड, हमारा जो प्लान है उसमें ऐसा है कि इनकी डेथ जो कम से कम हो। नॉट इवन सिंगल इंडियन यूनिवर्सिटी फिगर्स इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 200 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। एक क्वेश्चन हमारे सामने ये भी है कि आप अभी तक भारत की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में 200 नंबर से ऊपर हो, ठीक है, मींस मैंने रैंकिंग्स देखी है बेटा, लॉयला कॉलेज ऑफ वहां पे साउथ का एक कॉलेज है, वो बड़ी रैंकिंग में आया करता है, लेकिन वो भी 200 में यूनिवर्सिटीज में हमारा स्थान ही नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? क्यों हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है? तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। द 12th प्लान एम्स टू गेट इंडियन यूनिवर्सिटी इन द लिस्ट, ठीक है, हम चाहते हैं कि अब 200 यूनिवर्सिटीज में कम से कम भारत का नाम भी होना चाहिए। 11th प्लान एडेड द 55,000 megawatt of generation of capacity which was sort of target set, and 12th plan envisages add 88 megawatts by the end of the plan period। हम देखिए इंक्रीजिंग ऑफ जनरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज करने का टारगेट राष्ट्र रखता है, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को वो डेवलप कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइट की फैसिलिटी को पहुंचा सके। आज के समय में यदि हम देखते हैं 2020 में, तो भारत जो है मोस्ट ऑफ ऑल जगह लाइट्स की फैसिलिटी हो गई है। जहां पर अभी बचे हुए हैं, जिस जिन गांव में अभी लाइट पहुंचना बाकी है, वो भी वहां पर भी कंटिन्यूटी में चीजें चल रही हैं, और मीन्स प्रोग्रेशन जो है प्रोग्रेस हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। हम आगे देखते हैं। रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशनल अमंग द चिल्ड्रन दैट इज एज 0 to 3.5, ठीक है, मींस ऐसे बच्चे जिनका न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, 0 से 3 वर्ष तक, जो जिनको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, वो क्वार्सिक और मरासमस जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। जो न्यूट्रिशन बेस्ड बीमारियां हैं उनको ये बीमारियां ना हो, उनकी संख्या भी कम होना चाहिए। गवर्नमेंट को आंसर करना चाहिए कि 50% जो है रूरल पॉपुलेशन जो है, ठीक है, पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, उनके पास में पाइप के द्वारा ड्रिंकिंग सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, जो गांव में रह रहे हैं वहां पर प्रॉपर तरीके से सब चीजों की फैसिलिटीज होना चाहिए। हाँ, हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर सस्टेनेबल गोल्स यहाँ पर दिए हैं, कौन कौन से गोल्स पॉसिबल्स हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कौन सा, एरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, मींस जो बहुत ज्यादा गरीबी स्थिति में जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा भूखे हुए हैं, उनको एक टाइम का खाना मिल जाता है और दूसरे टाइम का नहीं मिल पाता, ऐसी स्थिति भारतवर्ष में है। तो ऐसी स्थिति को खत्म कर देना ही हमारा गोल है पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अचीव द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। आप लोग ये भी जानते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्लान तैयार करती है इसमें प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है, और भारत में बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स एस्टेब्लिश भी हैं। मींस गवर्नमेंट की जो प्लान है वो ये है
कि सभी बच्चों का अधिकार है कि उनको प्राइमरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। साथ में ये जो है गवर्नमेंट ये भी प्लान करे कि जेंडर की इक्वलिटी हो, मींस लोग जो है वो गर्ल्स और बॉयज में भेदभाव करना बंद कर दें, और इसके साथ में वुमेन्स को प्रॉपर तरीके से उनको प्रॉपर जॉब्स में, प्रॉपर सभी सेक्टर्स में उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। गोल्स 4 इज टू रिड्यूस द चाइल्ड मॉर्टेलिटी। ठीक है, मीन जो बच्चे होते हैं जिनको कि प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और उसके कारण वो मर जाते हैं, तो गवर्नमेंट को गोल भी रखना चाहिए कि वो चाइल्ड मॉर्टेलिटी का रेट कम हो जाए। इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ, और जो मदर्स होती हैं उनकी हेल्थ भी प्रॉपर का मेंटेनेंस भी जो है गवर्नमेंट को रखना चाहिए। आजकल जो गवर्नमेंट जो कुछ अमाउंट पैसे वगैरह भी दिया करती है, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर गोल्स देखिए यहाँ पर, कम्बैट द HIV एंड एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीजेस। मींस गवर्नमेंट ये भी चाहिए कि ऐसे ऐसे उपाय भी करे कि जिससे कि HIV एड्स भी ना हो, उसके भी रोकथाम के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशंस सब जगह अलर्ट करना चाहिए लोगों को। मलेरिया जैसी बीमारी को रोकने के लिए जो गंबूशा जो फिश, वो मछली हुआ करती है, फिश होती है, उसको भी डोनेट करते हैं गवर्नमेंट वाले। ठीक है, इसके अलावा जो जो मॉस्किटो की लार्वा वो खा जाती है, इसके अलावा जो दूसरी बीमारी है वो भी स्प्रेड ना हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट को कई सारे गोल्स को तैयार रखना चाहिए। अभी भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो कोरोना से फाइट करने के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। ठीक है, एंश्योर द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मींस गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एनवायरमेंट में पॉल्यूशन ना फैले, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज ना डेवलप हो जो बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉल्यूशन एनवायरमेंट में फैला रही हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की प्लानिंग होना चाहिए। एंड टू डेवलप द ग्लोबल पार्टनरशिप एंड द डेवलपशिप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। मींस एक राष्ट्र को ऐसा चाहिए कि वो और दूसरे जो देश हैं उनसे भी अच्छी तरह से व्यवहार रखे और उनके साथ में व्यापार करके भारत को की स्थिति को और डेवलप करे, हमारे राष्ट्र की स्थिति को और डेवलप करने की का प्रयास किया जाए। एक राष्ट्रीय गोल्स होना चाहिए। यहाँ पर सस्टेनेबल गोल्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए किसी राष्ट्र के लिए जरूरी होते हैं, जिससे एक राष्ट्र उन्नत हो सकता है। हाँ देखिए, अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है, ठीक है, ये डेमोक्रेसी हम जानते हैं क्या है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एक गवर्नमेंट का रूप है इन विच पीपल्स हैव द ऑथोरिटी टू चूज देयर गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। ठीक है, मींस लोगों को ये अधिकार होता है कि वो अपना वोट दें और वो जिस व्यक्ति को चाहते हैं उसका वो चुनाव करें। ठीक है, जो व्यक्ति जीत जाता है वोटों के द्वारा वही फिर या तो सांसद बनता है, मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है। मींस क्या है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा लोकतंत्र जिसे हम जनतंत्र कहते हैं। मींस एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, लोगों के द्वारा पसंदीदा व्यक्ति जो है, जो लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है, वही चुनाव जीत कर आगे बढ़ता है और वही ताकि वो लोगों की सेवा कर सके। ठीक है, who the people are and how authority is shared among them are core issues for the democratic theory, development and constitution। ये जो थ्योरी है ये इसलिए इस्टेब्लिश है कि लोगों के द्वारा चुना हुआ जो व्यक्ति है वह लोगों के भले के बारे में सोचेगा और फिर उनके उनके ही डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। हाँ, आगे देखिए, यहाँ पर एक चीज और आ रही है, दैट इज वोटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। जो वोटिंग है वो क्यों जरूरी है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सा टॉपिक है। वोटिंग हैज इट्स इम्पोर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेसी। मींस बिना वोटिंग के यदि कोई हम किसी को भी रख लें, इससे पहले हम जानते हैं कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था या हम और भी पहले चलते हैं तो ऐसा भी समय था जबकि अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो वो अपना अपना शासन चलाया करते थे। ठीक है, फिर जो दूसरा जो राजा होता था उनका ही पुत्र हो जाया करता था। ठीक है, फिर इस मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो चीजें चली आ रही थी। लेकिन
कोई राजा अच्छा होता था, कोई राजा बुरा होता था। कुछ राजा के कुछ कोई कई ऐसे राजा भी हुआ करते जो कि जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करते थे। लेकिन जो जनतंत्र है उसमें जनता ही चूज करती है, जनता ही चुनती है कि किसको प्रॉपर सुप्रीम लीडर बनाना चाहिए, और फिर वो उसको बनाकर उसके द्वारा वो सेवाएं लिया करती हैं। तो ये जो चुनने का जो तरीका है वोटिंग के द्वारा हुआ करता है। तो वोटिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। द वोटर्स बाय मीन्स ऑफ द वॉलेट पेपर, ठीक है। जो और आजकल जो वोटिंग मशीन्स भी आ गई हैं, डेवलपमेंट कंटिन्यू चल रहा है। डिसाइड्स हु विल बी द रिप्रेजेंटेटिव, कि उस जगह के उस क्षेत्र के लोगों को, उस राष्ट्र के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा, ठीक है। ऐसा वो लोगों के द्वारा चुना हुआ मुखिया ही लोग चुनते हैं, तो वही रिप्रेजेंट फिर उनको करता है। वी हैव had by now 16 जनरल इलेक्शंस इन इंडिया। हमें जानते हैं कि भारत में नॉर्मली 16 जो हैं जनरल इलेक्शंस हुआ करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ पारित किया था जिसमें ऐसा था कि जितने भी जो इलेक्शंस हैं वो एक साथ हैं, ठीक है। शायद आपने उस चीज को सुना हो। एंड एवरी एडल्ट सिटीजन हैज टू कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज, और जो भी बच्चा जो है वो 18 इयर्स के एज को कंप्लीट कर लेता है, उसके पास में वोट देने का अधिकार आ जाता है, वो फिर वोट दे सकता है। वो हमारे वो उस समाज का भले के बारे में सोच सकता है, वो उस क्षेत्र के भले के बारे में सोच सकता है, वो एक राष्ट्र के भले के बारे में सोच सकता है। इसलिए उसको वोटिंग का अधिकार उस एज में मिल जाता है। सम ऑफ द सिटीजंस डू नॉट यूज देयर राइट्स फॉर वोटिंग, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अपने वोट करने के अधिकार को यूज ही नहीं करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो अज्ञानी हुआ करते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं होती है, जबकि अवेयरनेस सभी के अंदर होना चाहिए। यदि आपके आसपास में कोई व्यक्ति ऐसा है तो आप उसको जरूर लिटरेट करें कि वोटिंग करना आपका अधिकार है और आपको बिल्कुल जरूर रहना चाहिए। सम सिटीजंस हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स, दे थिंक इट बेनिफिट मी, ठीक है। विल इट बेनिफिट मी मींस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जो सोचते हैं कि यदि मैं वोट नहीं करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, कुछ मुझे कोई फायदा नहीं, तो मैं फिर वोट क्यों करूं। ऐसा सोच भी लोगों की हुआ करती है। ऐसी सोच को हमको हटा देना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ जो वोट है वो सिर्फ और सिर्फ अकेले उस क्षेत्र के लिए, एक राष्ट्र के लिए भी वो सिंबलाइज हुआ करता है। दे डू नॉट रियलाइज, वो नहीं जानते दैट द वोटिंग इज नॉट ओनली देयर राइट्स, वोटिंग करना उनका अधिकार ही नहीं है, इसके साथ में उनका कर्तव्य भी है। उनको वोटिंग करने का कर्तव्य उनको जरूर निभाना चाहिए। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। मींस यदि मनुष्य हम हैं, ठीक है, तो ह्यूमंस यदि हैं हम लोग, तो हमारे कुछ राइट्स भी हुआ करते हैं। क्या था बच्चों? कुछ समय पहले जो लोग होते थे, आप लोगों ने बंधुआ मजदूरों की कहानियां सुनी होंगी कि एक व्यक्ति ने अपने पास एक व्यक्ति को रख लिया, और या फिर कब रख लिया कि किसी ने कुछ पैसे दे दिए, उस पर ब्याज लगा दिया। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हैं उसके घर वाले पूरा एक जगह ही पूरा काम कर रहे हैं, जिंदगी भर तक वो उस पैसे को चुका नहीं पाए, अगली पीढ़ी उनका वो काम कर रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें देखी, और गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया। कब? ऑन द कंस्टिट्यूटेड ऑन 28 ऑफ सितंबर 1993 में, ठीक है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक कमीशन है इंडिया की, जो कब बनी थी? स्टेटरी पब्लिक बॉडी कंस्टिट्यूट ऑन द 12th ऑफ अक्टूबर 1993 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। जिसने की ह्यूमन राइट्स और के ऑर्डिनेंस को 28 सितंबर 1993 में पास कर दिया था, ठीक है। एंड इट वाज गिवन बाय ए स्टेटरी बेसिस बाय द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें कि ह्यूमंस को बचाने के लिए था, ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए था, कोई किसी पर ज्यादा अत्याचार या अत्याचार ना करे, ठीक है। तो ऐसा इसको हम हिंदी में मनुष्य के मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। द NHRC मीन्स नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्र की है, कमीशन ऑफ इंडिया है ये। और इसके रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ये लोगों के जो अधिकार है उनको बचा कर रखती है।
ठीक है, और उनका प्रोटेक्शन ये किया करती है। इस एक्ट में क्या कहा है देखिए, राइट रिलेटिंग टू द लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। मीन्स कोई भी व्यक्ति यदि है तो उसके जीवन, उसकी स्वतंत्रता, उसके साथ समानता का व्यवहार हो, ठीक है, और वो प्रॉपर समाज में अच्छी इज्जत के साथ वो जीवन यापन कर सके, ये उसका खुद का पर्सनल अधिकार है वो, और उसको उससे कोई छीन नहीं सकता। और द एम्बॉडीज इन द इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स एंड एनफोर्समेंट्स बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो चीजें हैं ये कोर्ट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल से इंटरेक्शन के बाद में इस चीज को एस्टेब्लिश, इस चीज को लिया गया है। हम स्पेसिफिकली और आगे देख लेते हैं हम। हाँ देखिए, द एमपी ह्यूमन राइट कमीशन, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो कब स्टेब्लिश हुआ था? established on the September 1995 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 में जो जब बना था was passed by our पार्लियामेंट की तरफ पास किया गया था। इन अकॉर्डेंस विद द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन वाज फॉर्म्ड, और इसी के अनुसार फिर मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन भी बना था, विच इज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस। मीन्स ये ऐसा एक इस तरह का एक कमीशन है जो अपने अधिकार, अपने नियम, अपने कानून उसके खुद के पास में है, ऑटोनोमस है, वो किसी के अधिकारी के क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसके खुद के वो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो इसके उसके अकॉर्डिंग ही चला करता है। whose aims is to protect the right of the men's right of the human beings, जो भी मनुष्यों के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंटिन्यू प्रयास करता है। In addition to this, the human right protection endeavors to send the human rights to the common masses। साथ में इसका ये भी काम है कि जो ह्यूमन राइट्स जो हैं, ठीक है, उनको पूरे के सभी लोगों में वो अवेयर करना, सभी लोगों को बताना, ठीक है, और उनके राइट्स की रक्षा करना का काम है। द ऑफिस ऑफ एमपी ह्यूमन राइट कमीशन इज सिचुएटेड इन भोपाल, और ये भोपाल में इसका मेजर ऑफिस है। पीपल्स whose rights have been violated, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकार को छीन रहा होता है, वो वहां पर जाकर उनकी शिकायत बिल्कुल कर सकता है। देखिए, हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं द फंडामेंटल राइट्स की। तो 6 जो है वो मेजर राइट्स हैं। पहले इनिशिएशन में 1978 में यहाँ पर लिखा 44 अमेंडमेंट से पहले, ठीक है, वो 7 ह्यूमन राइट्स रहा करते थे, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स में राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, मीन्स राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन, ठीक है, ये एक ही साथ है। मीन्स कोई व्यक्ति जो है जिस भी रीति रिवाज को मनाना चाहता है वो रीति रिवाज को मना सकता है, जिस धर्म को मान सकता है वो जो चाहता है वो कर सकता है। जैसी एजुकेशन है, मीन्स एजुकेशन में कोई पढ़ना चाहता है तो उसका अधिकार है। जो एजुकेशन है वो ह्यूमन राइट्स में आता है, आपका अधिकार है, तो आपको जो है गवर्नमेंट आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट उसमें करेगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं या फिर कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो छोटी उम्र में बच्चों की शादी करने लगते हैं और बच्ची कहती है मुझे पढ़ना है। यदि उसने ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया तो फिर गवर्नमेंट उस शादी को उस तरह के जो परिवार जो है उसको इन्फॉर्म करेगी कि भाई ये इस बच्ची के आप अभी मैरिज नहीं कर सकते, इसको एजुकेशन ह्यूमन राइट्स के अंडर में है और आपको उसको पढ़ाना ही होगा। ये उसका पर्सनल अधिकार है, ह्यूमन राइट है और कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, किसी भी राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं उनके भी अधिकार किसके हैं? ह्यूमंस के हैं। हाँ, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की। तो हमने अभी सिर्फ अपने राष्ट्र की बात की, इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारे ह्यूमन राइट्स हैं जो यहाँ पर शो किए हैं। ट्रस्ट, इक्वलिटी, फ्रीडम, होप, पीस, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, डिग्निटी,
प्रॉस्पेरिटी। ये ह्यूमन राइट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर मेंशन किए जाते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है वो क्या है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड एक्चुअली अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कब? ऑन द 10th of December एवरी ईयर, हर साल 10 दिसंबर को इस चीज को, इस ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसको सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने इसको पारित किया था। ठीक है, कब? 10th of December 1948 में। ठीक, ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, द फर्स्ट ग्लोबल एनोसिएशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड वन ऑफ द फर्स्ट मेजर अचीवमेंट ऑफ द न्यू यूनाइटेड नेशन का वो सबसे बड़ा पहला अचीवमेंट था जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को पेश किया था। द फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स डे occurred on at the 370th plenary meeting of the General Assembly on 4th of December 1950। ठीक है, 4th दिसंबर 1950s में उसकी मीटिंग के द्वारा, ठीक है, कौन सी मीटिंग थी वो? 317th मीटिंग थी। उसमें 4 दिसंबर को उसका जो है प्लानिंग चालू थी। When the General Assembly declared the Resolution 423 fifth, inviting all members states and any other interested organizations to celebrate the day they saw fit। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सभी लोगों को कलेक्ट किया, असेंबलीज के जो मेजर लोग थे उनको बुलाकर पूछा कि भाई कौन सा दिन जो है वो ह्यूमन राइट डे होना चाहिए। तो फिर उन सबने 10th of December को ह्यूमन राइट्स डे को मान लिया और उसको फिर उस समय से सेलिब्रेट किया जाने लगा। हाँ, आगे देखिए, व्हाट आर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मींस हम यदि किसी राष्ट्र को डेवलप करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, किस तरह से एक राष्ट्र जो है वो डेवलप हो सकता है। पहला है टू इरेडिकेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। हमें एक राष्ट्र के अंदर से पूरी तरह से जो भूख है और जो गरीबी है उसको मिटाना पड़ेगा। टू अचीव द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सभी लोगों को प्राइमरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी राष्ट्र का हो, चाहे वो बहुत गरीब राष्ट्र का हो, चाहे वो बहुत अमीर राष्ट्र का हो, प्राइमरी एजुकेशन मस्ट कंपलसरी है। ठीक है, टू प्रमोट द जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। मींस उस राष्ट्र में जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, गर्ल्स और बॉयज का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और साथ में वुमेन्स के लिए क्या होना चाहिए? सपोर्ट होना चाहिए कि वो आगे काम कर सकते हैं। दे आर इक्वल पावरफुल देन द मैन। ठीक है, टू रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चों की मृत्यु दर को कम होना चाहिए। इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ, मदर्स की हेल्थ को इम्प्रूव होना चाहिए। द कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीजेज, जो बीमारियां हैं वो एक राष्ट्र से कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। ठीक, आज हमारा भारत भी बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहा है। ठीक है, तो राष्ट्र में बीमारियां नहीं होना चाहिए, तब एक राष्ट्र का डेवलपमेंट हो सकता है। टू एंश्योर द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मींस एक राष्ट्र में स्वच्छता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं गांधी जी ने सबसे पहले स्वच्छ भारत का विचार रखा था। आज पूरा राष्ट्र स्वच्छ विचार के जो है विचारों पर, स्वच्छ भारत के विचारों पर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। डेवलप द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, साथ में एक राष्ट्र को जो है और दूसरे पड़ोसी राष्ट्रों से भी क्या करना चाहिए? उनके साथ इंटरेक्शन करना चाहिए और उनसे प्रॉपर तरीके से व्यापारिक समझौते मेंशन करना चाहिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कौन कौन से गोल्स है, इसको है ना वही चीजें हैं एक डायग्रामेटिक वे में शो किया है कि हम किस तरह से इंडिया की कंडीशंस कैसी है, कहाँ है। ठीक है, ये भी यहाँ पर हमने शो किया है। इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स द अचीविंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, हम लोग कितना प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जो फर्स्ट गोल था पॉवर्टी वाला, यहाँ पर ग्रीन है। ठीक है, यहाँ पर ऑरेंज है। ओके, तो ये यहाँ पर एक जस्ट शो किया है। हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं।
हाँ देखिए, इरेडिकेट, सबसे पहला गोल हमारा क्या था? इरेडिकेट हंगर एंड पॉवर्टी। ठीक है, तो हमने इरेडिकेशन किया है। हमने क्या किया है? इरेडिकेशन किया है हंगर को और पॉवर्टी को। ठीक है, हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर इरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, यहाँ पे कई सारे टारगेट्स थे जो कि भारत ने आगे चल के अचीव कर लिए। उसका रेशियो यहाँ पर बनाया हुआ है कि कौन से ईयर में कौन कहाँ तक थे, फिर कहाँ तक पहुंचे, फिर कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, ओवरऑल लोगों की स्थितियां इंक्रीज हुई हैं। हाँ, हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन। मींस हमने धीरे धीरे प्राइमरी एजुकेशन में, आज तो कंपलसरी है प्राइमरी एजुकेशन, सभी जगह हो गई है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जो है, मिड डे मील स्कीम चलाई, लोग बच्चों को, बालकों को थोड़ा सा लुभाया भी, है ना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वगैरह भी डेवलप किए। तो कई सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि एजुकेशन को बढ़ावा देकर, yes, we are talking about the achieve universal primary education means, यदि एक राष्ट्र चाहता है कि वो अपने आप को ग्रो करे, अपने आप को डेवलप करे, तो उसे ये जरूरी है कि वो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बना दे, वहां के बच्चे जो हैं प्रॉपर तरीके से एजुकेट हों, ताकि उनको कोई कभी उस राष्ट्र के अंदर कोई जो जो चाइल्ड्स रहे या जो बड़े होकर यदि वो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं, तो इकोनॉमिकली कोई उन्हें मूर्ख ना बना सके, कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। इसलिए जरूरी है कि कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो एक राष्ट्र के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट देनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस स्थिति में हम प्रेजेंट स्टेटस देखते हैं इंडिया का क्या है। ऑन ट्रैक एंड सम केसेस अहेड ऑफ द टारगेट फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन द प्राइमरी एजुकेशन। मीन्स ये हमेशा टारगेट रहा है कि जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सली सब में होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग जो किसी भी कंट्री के हों उनको प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए, ताकि ग्लोबल डेवलपमेंट भी हो सके। द ग्रोस एनरोलमेंट रेट्स ऑफ बोथ द गर्ल्स एंड बॉयज इन 2006 and 7 क्रॉस्ड 100%। ठीक है, मींस जो ग्रोस एनरोलमेंट रेट जो था गर्ल्स और बॉयज का 2006-7 में ये 100% के लगभग में आ गया था। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, कई सारी स्कीम चला रही है। सर्व शिक्षा अभियान जो है, जैसे इसमें SSA जो आ रहा है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए। मिड डे मील फैसिलिटी जो है, इसमें कि बच्चों को बुलाया जाता है घर से कि तुमको यहीं पर आ जाना, खाना वगैरह सिर्फ सब अपने आपको यहीं पर बन जाएगा, यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, आके सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो कई सारे परिवार ऐसे भी हैं, कई सारे, भारतवर्ष एक बहुत गरीब देश है। ठीक है, और कई सारे ऐसे परिवार भी भारत में ऐसे लोग हैं जिनको कि सुबह का खाना मिलता है तो शाम का नहीं मिलता, शाम का मिलता है तो सुबह का उनको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, उन्होंने उनके बच्चों को लुभाने के लिए भारत सरकार ने मिड डे मील की स्कीम को लागू किया, जिसमें कि उनको एक टाइम का खाना जब वो विद्यालय आते हैं तो वहां पर उनको मिल जाया करता है। इसके अलावा भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ऐसे विद्यालय बनाए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री जो एजुकेशन, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो कास्ट सिस्टम के द्वारा भी उन्होंने उसमें उन बच्चों का जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो उसमें एनरोल हो सकते हैं। आगे देखिए, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। इसके साथ में गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो जो इक्वलिटी, किसके, इक्वलिटी इन द जेंडर मींस बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर इक्वल, ये गवर्नमेंट का टारगेट होना चाहिए। चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट कंट्री की गवर्नमेंट है, वहां पर बॉयज और गर्ल्स के साथ में समान व्यवहार करना चाहिए, समान उनको सैलरी मिलना चाहिए, समान तरीके से उनके साथ में बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, और भारत इस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। द ट्रैक की एंड element of women's social, economic and the political participation and guide building of gender equitable societies। मीन्स ये है कि वुमेन्स को सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनका
होना चाहिए मीन्स सभी जगह इंटरेक्शन गर्ल्स का या फिर फीमेल्स का होना चाहिए, वुमेन्स का होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी सब जगह होना चाहिए। और आजकल जो है महिलाएं सब जगह बिल्कुल आ रही हैं, चाहे वो ड्राइविंग वाला क्षेत्र हो, व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन वाला क्षेत्र हो, चाहे वो एविएशन का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आजकल आगे बढ़ के निकल भी रही हैं। हाँ देखिए, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टेलिटी, एक राष्ट्र का एक लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि जो बच्चे छोटे स्थिति में ही मर जाया करते हैं, अंडर द 5 मोर्टेलिटी रेट वगैरह, ठीक है, 2/3 अंडर द 5 मोर्टेलिटी रेट बाय द 2015 मींस 2/3 मींस 2/3 जो अमाउंट था चाइल्ड्स का वो मर जाया करता था, ठीक है। इंडियाज अंडर 5 मोर्टेलिटी डिक्लाइंस फ्रॉम द 125 पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, जो 1000 में से 125 बच्चे जो हैं किस कब 1990 के लगभग जो रेशियो निकाला था उसमें मर जाया करते थे, ठीक है, मींस टू 74.6 पर 1000 लाइव बर्थ इन 2005 to 6 में, मींस 1990 जब हमने बाद में जो इंस्टीट्यूट को निकाला तो जो मोर्टेलिटी रेट था वो कम हो गया था, मात्र 74.6 चाइल्ड जो है वो अब मर रहे थे, मींस हमारी हेल्थ कंडीशंस और इंक्रीज हुई थी, मींस राष्ट्र इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। और अब की स्थिति जो है वो क्या है, 2010 का यहाँ पर डेटा लिया गया है, अब मात्र 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 1000 में कि आउट ऑफ 1005 जो है उनकी डेथ हो जाया करती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ की, मींस जो मदर्स जो है उनकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि मदर यदि हेल्दी है तो बच्चे भी हेल्दी होंगे, और यदि हेल्दी बच्चे हैं तो हेल्दी समाज होगा, और यदि हेल्दी समाज है तो हेल्दी राष्ट्र होगा, मींस मदर की हेल्थ जो है बहुत ज्यादा इसेंशियल है, ठीक है। और इसके लिए भी राष्ट्र को प्रयास करना चाहिए कि हम जो है मदर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से हेल्दी रहें, ठीक है। हाँ हाँ, अब देखिए हम बात कर रहे हैं कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीजेस की, जो राष्ट्र में जो बीमारियां हैं चाहे वो HIV एड्स हो, मलेरिया हो या दूसरी बीमारियां हैं, उनके लिए भी उनके ऊपर भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग रखना चाहिए, प्रॉपर लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि ऐसी बीमारियां जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं उनके लिए प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को या तो लोगों को अवेयर भी कराना चाहिए और कुछ भी व्यवस्थाएं करना चाहिए। भारत का स्टेटस भी इस चीज में बढ़ा हुआ है, लेकिन HIV के केस में जो है वो अवेयरनेस बढ़ाने की और ज्यादा जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट स्टेटस देखिए आप, द इंडिया मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन रिड्यूसिंग द प्रेवलेंस ऑफ HIV, मींस जरूरी है कि भारत जो है वो HIV एड्स को कम करे, क्योंकि भारत आज के समय में भारत जो है वो हॉट पॉइंट HIV एड्स के लिए है। देन हमको लोगों को एजुकेट करना, अवेयर फैलाना जरूरी है, ठीक है, कि वो सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, यूज ऑफ कंडोम्स करें, ठीक है। मलेरिया इन बोथ इन टर्म्स ऑफ द प्रेवलेंस एंड डेथ हैज डिक्लाइन, मलेरिया से और जो दूसरी बीमारियां हैं उनसे जो डेथ है वो कम होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मलेरिया की डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर किट्स होना चाहिए, इनका भी गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर मेंटेनेंस कर रही है, ठीक है। अलग अलग हर गांव में एक आशा कार्यकर्ता हुआ करती है, उसके पास वो पूरी मलेरिया को टेस्ट करने की किट्स होती हैं, तो भी लोग उसके पास में दवाई लेने के लिए आते हैं, तो वो पहले ब्लड सैंपल्स लिया करते हैं, ब्लड से निकालती हैं, और उसके बाद में फिर ब्लड निकालने के बाद में वो चेक करती हैं कि कहीं इसको मलेरिया तो नहीं है, या फिर बाहर भी सैंपल्स भेजती हैं चेकिंग के लिए, ठीक है ऐसा। हाँ, आगे देखिए एंसर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मींस ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एनवायरमेंट जो है प्रॉपर तरीके से क्लीन रहे। यहाँ पर प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडिया पर हम बेसिस फोकस कर लेते हैं।
some progress in enduring environment sustainability means हमने ये progress की है environment धीरे धीरे और अच्छा हो जाए. The forest covers has increased 21%. 21% forest cover को हमने increase किया है, जो लगभग एरिया कवर्स 1.83% उसमें इंक्रीज टोटल लैंड एरिया में हो गया है. मीन्स हम चाह रहे हैं कि और लैंड एरिया जो है, फॉरेस्ट एरिया जो है वो और इंक्रीज हो जाए. ठीक है, इसके साथ में क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड विदाउट टॉयलेट फैसिलिटीज डिक्लाइन. सभी घरों में टॉयलेट्स की फैसिलिटीज हों. ठीक है, आज आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट जो है हर घर में जहाँ पर टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं है उन घर परिवारों में वालों को 12,000 के अप्रॉक्स में रुपये देती है, ताकि वो खुद अपना एक अच्छा सा टॉयलेट्स वगैरह बनवा लें. इंडिया इज ऑन ट्रैक ऑफ अचीविंग द मिलेनियम गोल्स. ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए इंडिया बिल्कुल लगी हुई है और हम लोग प्रयासरत हैं. ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर भी सबको सेफ मिलना चाहिए, ये भी हमारा गोल होना चाहिए. हम थोड़ा आगे देख लेते हैं. डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप्स फॉर द डेवलपमेंट. यदि एक राष्ट्र जो है वो यदि सभी राष्ट्र से प्रॉपर तरीके से इंटरेक्शन करता है, हम ये जानते हैं कि हमारे पड़ोस में कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो कि प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं रखते हैं, लेकिन आज की स्थिति में भारत जो है ऐसे राष्ट्रों में शुमार है जिनकी मित्रता बहुत ज्यादा अच्छी है और उनकी जो उनका जो व्यापार है उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. ग्लोबल लेवल पर यदि देखा जाए तो भारत में से कई सारे समझौते, चाहे रक्षा का समझौता हो, चाहे विकास की बातें हो, सब में भारत बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है. मींस वी आर ऑन ट्रैक. ठीक है, यहाँ पर देखिए, इन द कोऑपरेशन विद द फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रोवाइड द एक्सेस टू अफोर्डेबल एसेंशियल ड्रग्स इन डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, हमें कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ में. अफोर्डेबल ड्रग्स हम बिल्कुल लाना चाहिए. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए. ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज एस्टेब्लिश होना चाहिए. ठीक है, और इसके अलावा जितने भी एरिया हैं सब में प्रॉपर तरीके से कोऑपरेशन वगैरह होना चाहिए. हाँ, आगे देखिए. हाँ, यहाँ पर प्रेजेंट स्टेटस है इंडिया का. ठीक है, 8 नंबर का है ये. इंडिया हैज इमर्ज्ड डन अ मेजर डेवलपमेंट पार्टनरशिप फॉर fostering techno economic and intellectual assistance to the countries across the world. मीन्स भारत में आज के समय में बहुत एक इंटरेक्शन किया है पूरी दुनिया में, कई सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज से हमने बात की है, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क हो चुका है और भारत जो है एक महान देशों में शुमार हो गया है आईटी के क्षेत्र में. ठीक है, आईटी सॉफ्टवेयर वगैरह सर्विसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है अब हमारे पास ही इनेबल्स हो चुकी हैं. ठीक है, इसके बाद में हम ग्लोबल की बात करते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज इज स्टिल पुअर. हमारे यहाँ पर आज भी मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है. अभी तक ये मेडिकल फैसिलिटीज कमजोरी हैं. इन प्राइवेट सेक्टर जेनरिक मेडिसिन एंड द कॉस्ट एवरेज 6 times देन देयर इंटरनेशनल रेफरेंसेस. इंटरनेशनल रेफरेंसेस की तुलना में यदि हम देखते हैं तो हमारे पास जनरल जो मेडिसिन होती हैं, जेनरिक मेडिसिन होती हैं, उनकी उनके जो कॉस्ट है वो 6 गुना ज्यादा कॉस्ट है. मींस हम लोग उसके कॉस्ट चुका रहे हैं और हाई प्राइस के कारण हम अच्छे ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तो ये कुछ चीजें, कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं. भारत कहाँ आगे बढ़ रहा है, कहाँ पर कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी भारत जो अपने आप को प्रोग्रेसिव वे में लेकर आ रहा है. भारत धीरे धीरे अपने आप को इंक्रीज कर रहा है वो और हर क्षेत्र में कर रहा है. मींस इंडिया इज ऑन गुड ट्रैक एंड डेवलपमेंट इज कंटिन्यू. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.